हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सचिन, रामपाल, पुष्पांजलि, मनोज। कुछ हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। क्या हालचाल है सब बच्चों के? प्रिंस, नीतीश, मनोज। अगर आप सबकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो एक बार बताओ मुझे, क्वालिटी कैसी है, ऑडियो वीडियो, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। अच्छा, कल की क्लास में हमने केपलर सेकंड लॉ तक कुछ चीजें पढ़ी थी, है ना? केपलर का सेकंड लॉ हमने कल बता तो दिया था, और भाई क्या बताएं उसमें? तो केपलर का सेकंड लॉ तो प्रूफ तक कर दिया है, कह रहा जी एक्सप्लेन करो। केपलर का सेकंड लॉ हमने कल बताया पूरा डिटेल में कि कोई भी जो प्लेनेट जब सूर्य के चक्कर काटता है तो उस प्लेनेट को जो सूर्य से लाइन मिला रही है वो लाइन सेम टाइम में सेम एरिया ट्रेवल करती है, सेम टाइम में सेम एरिया स्वैप करेगी, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी, यानी कि उसकी क्षेत्रीय चाल समान रहेगी, उसकी एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लेनेट जो है अभी यहां पर है और इसने एक सेकंड में कुछ एरिया स्वैप किया, तो अगले एक सेकंड में भी उतना ही एरिया स्वैप करेगी, उससे अगले सेकंड में भी उतना ही एरिया स्वैप करेगी। ये हमने कल बताया था आपको। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब प्लेनेट सूर्य से दूर होता है, जब ये वाला मैंने कहा था कि रेडियस ज्यादा बन रही है उसकी, जब प्लेनेट सूर्य से दूर है तो धीरे आगे बढ़ता है, और जब नजदीक होता है तो तेज आगे बढ़ता है। तो हमने कल बताया था कि एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अब यहां पे हमने एक शब्द का जिक्र किया था, एंगुलर मोमेंटम, है ना? इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब सोचो कि हम रोटेशनल वाला जो पार्ट है वो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको सेकंड लॉ के साथ में ही। अब एक हम शब्द समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, इसे लिख रहा हूं मैं एल से। ठीक है। इसके लिए एल भी सिंबल यूज करते हैं, जे भी करते हैं। मैं यहां पे एल लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम के लिए। यहां बड़े ध्यान समझना। इससे अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले हमें जाना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम पे, रेखीय संवेग पर। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। और इसे लिखा था बेटा मैंने क्लास में पी से। तो लीनियर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान आ रहा है? ये क्या था हमारे पास में, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में भाग रही हो, मान लो एक वस्तु का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो हमने पढ़ा था कि उसका लीनियर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना? ये बात हमने पढ़ी थी। यानी कि लीनियर मोमेंटम उस वस्तु के पास होता है, रेखीय संवेग उसके पास होता है जो वस्तु एक रेखा में चल रही है, जो सीधे भाग रही है। तो अगर वस्तु एक रेखा में भागेगी तो उसके पास होगा रेखीय संवेग। लेकिन अगर कोई वस्तु अगर घूम रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तो उसके पास जो वस्तु रोटेट कर रही है, जैसा मान लो अगर मैं एक पार्टिकल ही समझो फिलहाल के लिए, कोई ऐसा पार्टिकल है वो एक सर्कल में ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो एक सीधी रेखा में तो जा नहीं रहा। तो जो वस्तु घूम रही होती है उसके पास लीनियर ना होकर उसके पास में होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। अब देखो हम क्या समझेंगे, अगर आप बड़े ध्यान समझो, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में भागेगी तो बेटा उसके पास तो लीनियर वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर मैं जब एंगुलर मोमेंटम निकालूं, अभी यहां पर m की जगह क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ v की जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगी, कोणीय वेग। भाई ओमेगा क्या यहाँ पे, ये हमारे पास में है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। भाई अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो तो लीनियर वेलोसिटी होती है, और कोई वस्तु अगर घूम रही हो तो उसके पास में होता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप यहां पे समझें इसे, तो मान लो कि आपका कोई पार्टिकल है, सर्कल है, सेंटर, ठीक। तो इससे सेंटर से पास होने वाला मैंने एक लाइन, एक अंदर को मान लो कि एक मैंने एक तार घुसा दिया यहाँ पे, ये एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है। तो मान लो पार्टिकल अभी यहां पर था और कुछ देर के बाद वो पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो अब ये देखो, ये पार्टिकल बेटा यहां से यहां तक गया, तो ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो कुछ एंगल तय करेगा ये सेंटर पे। तो ये जितना एंगल चलेगा इसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एक चीज बताओ, जब आपको लीनियर वेलोसिटी पढ़ाई गई थी, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय
वेग पढ़ाया गया था v, लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या पढ़ाई थी आपको मैंने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ाया था। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला ये तो था, वेग क्या था? विस्थापन बटे समय। तो रेखीय वेग होता है विस्थापन बटे समय, और जो कोणीय वेग होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये होता है कोणीय विस्थापन। यानी कि आपने कितना, आपका जो विस्थापन हुआ यानी कितना एंगल आपने चलाई बेटा, कोणीय विस्थापन होगा। तो डेल्टा थीटा यहाँ पे है कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक, तो यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी में कोणीय वेग में कौन से वाला विस्थापन होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें होगा हमारा कोणीय विस्थापन। वे आप सोचो, मान लो कि आपकी आंख यहां पे रखी है, आप यहां पे देख रहे हैं इस पार्टिकल को, आप अपनी मुंडी ऐसे घुमाओगे, पार्टिकल यहां था ऐसे, यानी आप कुछ एंगल पे घूम रहा है ना। तो अब यहाँ पे अगर आपकी आंख रखी हो, आप देखोगे पार्टिकल यहां था, ये घूम के यहां से यहां चला गया, तो कितना एंगल बनाया? कितना एंगल बना बेटा यहाँ पे? ये बना डेल्टा थीटा। तो जो डेल्टा थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन होता है। तो अगर आप एक लीनियर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, रेखीय वेग निकाल रहे हैं, तो हमने पढ़ा था विस्थापन बटे समय होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी में होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जब वो पार्टिकल घूम रहा होगा तो कितना एंगल वो सेंटर पे चलेगा, तो कोणीय विस्थापन बटे समय। तो एंगुलर वेलोसिटी में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अभी बेटा हमारे पास में ये एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, और आपने बड़ा थोड़ा ध्यान समझें, इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो राइट हैंड थंब रूल से आती है। आप अपने राइट हैंड को ऐसे घुमाओ, ये पार्टिकल हमारा ऐसे घूम रहा है, तो उधर को अपनी उंगली को घुमा दो, तो अंगूठा कहां रहा है? बाहर की तरफ को। यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा? वो इन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है लीनियर वेलोसिटी की तरह नहीं है कि अगर पार्टिकल जा रहा है इधर को तो इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन में है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आप सिंपली निकाल देंगे। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है, जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड थंब रूल से आती है कि जिधर को आपका पार्टिकल घूम रहा है उधर को उंगलियां कर्ल करो, तो अंगूठा बाहर आया, यानी कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अगर मैं डायरेक्शन बदल देता, मान लो पार्टिकल इधर को भाग रहा होता, तो अंगूठा अंदर घुसता, यानी मेरी डायरेक्शन हो जाती है इनवर्ड। तो एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ये, लेकिन इन्हें बोलते हैं कि एक्सियल वेक्टर होते हैं। खैर उसमें आपको नहीं जाना, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं अपने ज्ञान के लिए कि अगर आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, और क्लॉकवाइज में घूम रहा होता तो अंदर की तरफ होती। ठीक, तो अभी के लिए बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल एक सीधी रेखा में भाग रहा हो तो उसके पास में लीनियर वेलोसिटी होती है, उसके पास में रेखीय वेग होता है। ठीक, लेकिन जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल पे घूम रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी, उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसे हम बोलेंगे उसका कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग हो गया। अब हमें समझना है कि लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी थी, तो चलो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में आ गया एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में लिखा था मास, तो यहाँ पे फिर कौन सी टर्म आएगी? यहाँ पे देखो, आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया, जड़त्व की माप। किसी वस्तु का मास द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया, उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। साइकिल और हम ट्रक में कंपैरिजन करें तो साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, यानी साइकिल को चलाना रोकना आसान है। ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रक को चलाना और रोकना मुश्किल होगा। तो जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा, यानी जितना ज्यादा वस्तु का मास होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। ऐसी वस्तु को चलाना रोकना, उसकी स्टेट में चेंज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो मास बताता है कि उसका इनर्शिया कितना ज्यादा है, उसे चलाना रोकना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। ऐसे ही जब कोई वस्तु होती है ना, जब कोई वस्तु को आप घुमाते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपने जैसे मान लो कि अपने पास में ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मान लो कि आपने एक रिंग ही ली, उसे उंगली में ऐसे डाला और आप ऐसे घुमाना चाह रहे हैं उसे, है ना, कोई रिंग को बड़ा से मान लो कि कड़ा है आपके हाथ का, उसे ऐसा ऐसा घुमाना चाह रहे हैं आप। तो कोई चीज को जब आप घुमाना चाहते हैं ना, तो कोई चीज जैसे अपने चलने और रुकने का विरोध करती है, ऐसे बेटा कोई वस्तु अपने रोटेट करने का भी विरोध करती है। कोई वस्तु अगर रोटेट कर रही है तो रुकना नहीं चाहती, रुकी हुई है तो रोटेट नहीं होना चाहती। जैसे रुकी वस्तु चलना नहीं चाहती, चलती रुकना नहीं चाहती, इनर्शिया की वजह से, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। ऐसे कोई वस्तु अपने रोटेशन मोशन का भी विरोध करती है। तो रोटेशनल मोशन का कितना ज्यादा विरोध करेगी वो कौन बताएगा? भाई चलने और रुकने का कितना विरोध करेगी, वो तो उसका मास बताएगा कि वस्तु का मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा, वस्तु का मास जितना अधिक उसका इनर्शिया उतना ही अधिक। तो
वस्तु उतना ज्यादा अपने चलने या रुकने का विरोध करेगी, लेकिन कोई वस्तु अपने रोटेट होने का कितना ज्यादा विरोध करेगी, उसके लिए हम मास नहीं, उसके लिए हम एक नया शब्द यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये बताता है, उसे लिखते हैं हम आई से, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण हमें ये बताता है कि जिस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, यानी ऐसी वस्तु अपने रोटेशनल मोशन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। तो अगर किसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ऐसी वस्तु को रोटेट करना मुश्किल है, अगर वो रोटेट हो रही है तो उसे फिर रोकना भी मुश्किल है। जैसे रुका हुआ ट्रक को चलाना मुश्किल है और चलते ट्रक को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा। ऐसे ट्रक को रोकना भी मुश्किल और चलते रुके हुए को चलाना भी उतना ही मुश्किल। ऐसे किसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा तो उस वस्तु को रोटेट कराना भी उतना ही मुश्किल होगा, अगर वो रोटेट कर रही है तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपने रोटेशनल मोशन का अपोज करे, अपनी घूर्णन गति का विरोध करे, तो उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझ में आया कि इनर्शिया में क्या बताता है कि वस्तु का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा, वस्तु को चलाना या रोकना मुश्किल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है हमें कि वस्तु को रोटेट कराना या रोटेट कर रही वस्तु को रोकना या उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा करना, वो हमारा कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी जब ये बेटा इनर्शिया था सिंपली मास पे डिपेंड कर रहा था ये, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कुछ फेमस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडी के लिखेंगे। जैसे मेरे पास में एक रिंग है ये, ठीक है, इसके लिए काम करते हैं हम। ये मेरे पास में एक रिंग है देखो, और ये इसका यहाँ पे इसका सेंटर है, तो उसके सेंटर से पास होने वाला मैंने एक तार अंदर घुसाया, ये इस एक्सिस के अबाउट, इस अक्ष के परित है, इस रिंग को मान लो आपको घुमाना है, ठीक। तो ये मेरे पास में क्या इसका सेंटर है, और इस सेंटर इस रिंग की रेडियस है आर, और इस रिंग का मास कितना है कैपिटल एम। अब एक बेटा मैं लूंगा डिस्क, क्लास में क्या ले रहा हूं मैं, डिस्क। ये मेरे पास में एक डिस्क है, ये मेरे पास में डिस्क, एक प्लेट, ठीक। बड़े ध्यान समझना, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोटेशनल मोशन बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसकी रेडियस भी आर है, इसका मास भी है एम, ठीक। तो अगर बेटा मेरे पास ये रिंग है, ये मैंने रिंग ली, एक छल्ला, ये रिंग है, एम मास है, आर रेडियस की रिंग, रिंग का मतलब बीच में खोखली है, सारा का सारा मास जो है यहाँ पे इसके कोने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेरे पास में एक डिस्क है, एक प्लेट है, ठीक। तो ये हमारे पास में जो बेटा रिंग होती है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, रिंग का। यहाँ रिंग का एम मास है और आर क्या है इसकी रेडियस। जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आप यहां बड़े ध्यान से देखें कि जो रिंग है इसका जड़त्व आघूर्ण, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज्यादा है एम आर स्क्वायर, और डिस्क का तो इससे आधा है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यानी कि डिस्क को रोटेट करना आसान है, यानी कि इजिली रोटेट कर जाएगी, पर ये इजिली रुक भी जाएगी। लेकिन रिंग को रोटेट कराना मुश्किल है, तो रोटेट करती हुई रिंग को रोकना भी मुश्किल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। इसलिए आप कभी देखना, जो हमारी साइकिल जो है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हमारी साइकिल के जो टायर है, जो रिम है हमारी साइकिल का, उसमें देखना सारा का सारा मास जो है वो रिंग होती है, हमारी जो रिम होता है ना, रिम बोलते हैं, हमारी जो साइकिल है, उस साइकिल में जैसे मान लो कि साइकिल को हमें घुमाना है, तो यहाँ पे इसका एक्सल है, यहाँ पे हमने स्पोक से कनेक्ट कर देते हैं हम, ताकि जुड़ जाए, ताकि जब ये घूमे तो स्पोक इससे जुड़े हुए तो साथ में ये भी घूम जाए। तो हमने अपनी जो साइकिल के जो टायर है वो रिंग की शेप में क्यों बनाए, हमने अपनी साइकिल के जो टायर हैं वो डिस्क क्यों नहीं बनाया। हम ऐसा कर लेते कि जो साइकिल के जो टायर है एक प्लेट की तरह ले लेते, तो उससे नुकसान क्या होता कि जैसे अगर हमारी साइकिल के टायर ऐसे होते, हम हल्का सा पेंडल मारते, ठीक है, हमारी साइकिल इजीली चल तो पड़ती, पर हमारी साइकिल चल रही है, जैसे हम पेंडल मारना बंद करते तो हमारी साइकिल इजीली रुक भी जाती, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसे चलाना आसान है तो इसको रोकना भी आसान है। आप अच्छा साइकिल चला रहे थे, आपने जैसे आपने पेंडल मारने बंद करे तुरंत ही रुक जाएगी है। लेकिन ये हमारे पास जो रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो आपने शुरू में थोड़ी मेहनत भली लगी आपकी, आपने दो चार थोड़ा सा ताकत से लगा के साइकिल चलाई, थोड़ा तेजी से आपने 2 4 5 10 पेंडल मारे, आपकी साइकिल चल रही है। अब अचानक से आपने क्या किया, पेंडल मारने बंद कर दिए, तो आपकी साइकिल एकदम नहीं रुकेगी, ये चलती जाएगी, कुछ देर के बाद जाकर रुकेगी। अगर चढ़ाई नहीं है,
रास्ता बिल्कुल सीधा सही है। तो भी हम कई बार नहीं करते थे बचपन में, जब स्कूल जाते थे, खड़े होते थे, पति से पेंडल मारते थे खड़े होके, है ना, उसके ऊपर डंडे के ऊपर खड़े होकर साइकिल चलाते थे और फिर आराम से बैठ जाते थे, फिर बहुत देर तक फिर ऐसे करते रहते थे मोटरसाइकिल की तरह, और हमारी साइकिल काफी देर तक चलती रहती थी। क्योंकि जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है, तो इसलिए जो हम साइकिल है, उसलिए हमने उसका जो जो रिम है जिसके ऊपर हमें टायर चढ़ाना है रबड़ का, उसे हमने रिंग की शेप में बनाया। लेकिन अगर खाली रिंग बना देंगे ऐसे, फिर वो चलेगी कैसे? तो बीच में जो हमारे जहां पे हम पेंडल मारते हैं, तो जो बीच में जो एक्सल है, उसे हमने क्या किया, फिर हमने स्पोक के थ्रू ने कनेक्ट कर दिया रिंग के साथ, ताकि जब वो एक्सल घूमेगा तो उसके साथ में तो स्पोक जुड़े हुए हैं, तो स्पोक क्या करेंगे, साथ में पूरे पहिए को घुमाई देंगे फिर। तो इसलिए अगर आप कभी देखना, जैसे मान लो जब बचपन में कोई कई बार वो टायर भी नहीं चलाते थे हम, मान लो कोई टायर है ऐसे, और उस टायर को हम डंडी से मारते थे, तो टायर पे डंडी मार रहे हैं, तो टायर भाग रहा है, और फिर हम क्या करते थे, कई बार वो टायर ज्यादा तेज भागने लगता था और हमारी स्पीड कम रह जाती थी, तो टायर भागता रहता था, हम उसके पीछे पीछे भागते थे, तो टायर बहुत दूर तक जाता रहता, बहुत देर के बाद जाकर रुकता था वो। क्योंकि जो टायर है उसमें सारा का सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां पर, इसके ऊपर, रिंग के ऊपर, मतलब सारे का सारा कोने पे है। तो जो रिंग की शेप में मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, लेकिन जो सारा मास अगर एक ही जगह फैला होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। एक्चुअली में देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर आप और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर मैं यहाँ पे भी रिंग और इन सब का एग्जाम्पल ना लेके एक सिंपल एक पॉइंट का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक मान लो कि सर्कल है, और इस सर्कल पे एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसका मास m है, और ये r रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। तो अगर मैं केवल एक ही पॉइंट की बात करूं, केवल एक पार्टिकल की बात करूं, तो एक पार्टिकल का जो एक कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, एक पार्टिकल का। अगर ये पार्टिकल जो है आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, तो अगर एक सिंगल कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो एम आर स्क्वायर होता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि पार्टिकल के मास में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कि जिस एक्सिस के अबाउट, जिस अक्ष के परित है ये पार्टिकल घूम रहा है, उस फिक्स पॉइंट से इसकी रेडियस, उसकी दूरी कितनी है उसका स्क्वायर कर दो। अब यहां देखो, इसमें जितने भी सारे के सारा मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां पर, इसके कोने पर, तो जितना भी मास है उनमें हर पार्टिकल की जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, आर 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 बनेगी। लेकिन यहां डिस्क में क्या होगा, कोई पार्टिकल बहुत नजदीक भी होगा, कोई यहां पर होगा, कोई यहां पर होगा, कोई यहां पर होगा, तो जो नजदीक वाले पार्टिकल है इनकी डिस्टेंस तो कम ही बन रही है, तो अगर आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जो दूर है उनके लिए डिस्टेंस ज्यादा बन रही है। तो इसलिए अगर मास सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ऐसी बॉडी में कुछ पार्टिकल नजदीक हो जाएंगे फिक्स पॉइंट के, कुछ दूर हो जाएंगे, तो ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो अगर मास जितने ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ये रेडियस अगर मान लो यहाँ 5 मीटर होती तो 5 का स्क्वायर 25 होता, अगर यही 50 हो जाए तो फिर 50 का स्क्वायर 2500 आएगा। यानी मास जितना दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग का ज्यादा आ रहा है और डिस्क का कम आ रहा है। आपको इनका डायरेक्ट याद रखना है, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो साइकिल के जो टायर है हमने रिंग की शेप में क्यों बनाए, तो आप बोलेंगे इसकी वजह यह कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है। यानी ऐसी बॉडी अपने रोटेशनल मोशन का में चेंज का ज्यादा विरोध करेगी, ऐसी बॉडी को रोटेट कराना भी मुश्किल होगा, और फिर अगर रोटेट कर गई तो उसे रोकना भी मुश्किल होगा। तो रोटेशन भी मुश्किल और रोकना भी मुश्किल। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जब हम पेंडल मारते मारते अगर रुक जाए हमारे पैर, अब ऐसा ना हो कि आप साइकिल चला रहे हैं, अब अचानक से कुछ जरा से आपको पैंट वैंट इधर उधर को हो गई, आपने हल्का से पेंडल मारना बंद किया, तुरंत आपकी साइकिल रुक गई, तो पीछे से आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। भाई हम चाहेंगे ना हमारी अगर साइकिल चल रही हो तो जब हम उसे रोकना चाहें खुद से ही ब्रेक लगाए तभी रुके, ये ना हो कि चल रही हो चलते हो अचानक से हमने एक बार बस पेंडल मारने बंद कर दिया तुरंत रुक गई। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के फायदे हैं, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अरे बस में अगर आप कभी उसका भी देखना है, गाड़ी वाड़ी के जो टायर देखोगे ना, वो उसके जो जिसके ऊपर वो टायर चढ़ाते हैं जो स्टील से का होता है भारी सा, तो उसमें सारा का सारा जो भारी जो मास है वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और बीच से वहां पे पतली सी परत होती है ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टायर का क्या बने, ज्यादा। ठीक ऐसे ही ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, डिस्क का है। यहां पे मैंने डिस्क लिख लिया, ये जड़ता गुण है एक डिस्क का। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, एक रिंग का। दो चार के जिस इसके इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। यही बेटा सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर हो, आपको देखो सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा,
ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, भाई अगर मेरे पास में से बेटा एक प्लेट है, अब अपने घर में जूम करना, अब अपने घर में एक बिल्कुल प्लेट जिसमें आप रोटी रख के खाते हो, प्लेट ली, उसके बगल में एक प्लेट और जोड़ दी, एक प्लेट और जोड़ दी, एक प्लेट और जोड़ दी, एक और जोड़ दी, प्लेट लगातार लगातार इतनी सारी प्लेट ले लो, तो जो शेप बनेगी वो एक सॉलिड सिलेंडर की बनेगी नहीं बनेगी? तो जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो कैसा आता है कि आप डिस्क के साथ में एक एक डिस्क जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। सोचो यहाँ पे हमने क्या करा, एक हमारे घर में जहाँ पे किचन में एक जहाँ पे जगह होती है प्लेट रखने की, जब एक के साथ एक के साथ एक के साथ बहुत सारी प्लेट इकट्ठी कर लेते हैं और इन्हें ऐसे पकड़ते हैं, ये शादी ब्याह में बहुत सारी प्लेटों को ऐसे पकड़ते हैं, तो इधर भी अब पूरा गोल गोल प्लेट दिखेगी, एक लास्ट में गोल गोल प्लेट दिखेगी, और ये सारी प्लेट आपने वन बाई वन जोड़ रखी है। तो एक्चुअल में वो जो डिस्क होता है उनके कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास क्या बन के आता है, एक सॉलिड सिलेंडर बन के आता है। तो सॉलिड सिलेंडर जो है उसका भी ध्यान रखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सॉलिड सिलेंडर और एक डिस्क, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेम। लेकिन हमारे पास होलो सिलेंडर हो तो होलो सिलेंडर कैसे बनेगा, जैसे बहुत सारी चूड़ियां ले लो, देखो घर में मम्मी के से ना किसी डंडी पे चूड़े नहीं टंगी होती, बहुत सारी बैंगल्स टंगी हुई हैं, जब बहुत सारी चूड़ियां होंगी जब उन्हें मिला देंगे तो एक हमारे पास जो बीच में खाली जगह बचेगी ना चूड़ियों के बीच में, तो एक होलो सिलेंडर बनेगा। तो जो होलो सिलेंडर होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग वाला, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बस यहाँ पे जो मास है वो पूरे सिलेंडर का मास है और यहाँ पे खाली एक अकेली रिंग का मास है। इस सोलर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का फॉर्मूला सेम है। होलो सिलेंडर और रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, एक पार्टिकल का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, ठीक। तो अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसके पास में होता है लीनियर मोमेंटम, घूम रही वस्तु के पास हमने बताया होता है एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब हम जाते हैं रोटेशनल मोशन पे, तो लीनियर मोशन से हम रोटेशनल मोशन पे जाएंगे तो हम क्या क्या चीजें चेंज करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होती है v, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोणीय विस्थापन बटे समय। वहां पर जो काम m करता है कि वस्तु को चलाना रोकना कितना मुश्किल, उसका मास बताएगा। यहाँ पर किसी वस्तु को रोटेट कराना कितना आसान या कितना मुश्किल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के लिए होता है अलग अलग, सिलेंडर का, रिंग का, डिस्क का, ये आपने याद कर लिया। एक दो बॉडी का आपको याद करने हैं जैसे एक आपको याद करना है सॉलिड स्फीयर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, ठोस गोले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अब समझ रहे हो, एक पूरा ठोस गोला ले लिया आपने, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। और होलो स्फीयर हो, होलो स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, इसका होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई बार ना अच्छे पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एक खोखले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सिलेंडर का कितना है, रिंग का कितना है, डिस्क का कितना है ना। एक आप एक थिन रोड का और लिख लेंगे, एक थिन रोड, पतली छड़, तो मान लो कि बेटा एक रोड है, इसकी लंबाई है L, तो उसके ठीक सेंटर से जो एक्सेस पास कर रहा है, अभी मान लो कि रोड जो है ऐसे से घूम रही है, ऐसे ना, ये मान लो कि रोड जो है, या मैं एक फिक्स यहाँ पे इससे मान लो बीचों बीच से तार गुजार दूं और ये रोड ऐसे से घूम रही हो, तो इस रोड का जो थिन रोड जो है इस एक्सिस के अबाउट, अगर L लंबाई है थिन रोड की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। तो ये कुछ 5-7 इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद नहीं करने हैं, यही आपको याद रखने हैं। खासतौर से सॉलिड सिलेंडर का आपको याद रखना है 2/5, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा एक आपको सॉलिड सिलेंडर या डिस्क का याद रखना है, इसका है हमारे पास में mR²/2।
ठीक है, और ये रिंग का कितना हमारे पास में mr²। ठीक, बस यहाँ पे जब आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो रिंग का मास रखना पड़ेगा और रिंग की रेडियस, जब होलो सिलेंडर का रखोगे तो होलो सिलेंडर का मास और उस होलो सिलेंडर की रेडियस दे देगा। ऐसे यहाँ पे डिस्क का मास है, डिस्क की रेडियस है, यहाँ पे सिलेंडर का मास, सिलेंडर की रेडियस है। ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काट रहा होता है, mr² इसका मास और आर क्या यहाँ पे रेडियस। ठीक, ऐसे ही जब आप ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो उस गोले का मास उसकी रेडियस, खोखले गोले का लिखेंगे तो उसका मास उसकी रेडियस। यहाँ पे एल क्या है, थिन रोड की लंबाई है, और एम क्या है, थिन रोड का मास। तो पहले 4-5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो यानी हम क्या समझ रहे हैं, अगर मुझे लीनियर मोशन से, अगर मुझे बेटा कहां पे जाना हो, रोटेशनल मोशन पर, तो हमें कुछ शब्द चेंज करने पड़ेंगे। जहां पर भी हमें एम दिखेगा उसकी जगह हम क्या कर देंगे, जहां पर भी एम दिखेगा उसकी जगह हम कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर हमें वी दिखेगा उसकी जगह हम कर देंगे ओमेगा। अब यहां से मैं देखता हूं कि आप कितना समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, देखो, तो उसके पास होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब मान लो कि जैसे मेरे पास में कोई पिंड है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। जैसे मान लो कि आपने एक लट्टू ले लिया, लट्टू वहीं के वहीं घूम रहा है, वहीं के वहीं, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। तो इस जैसे कोई वस्तु जब सीधी रेखा में चलती है तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, उसे हम पूरा नाम बोलेंगे, वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, जिसे हम शॉर्टकट में केवल काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे ना, हाफ mv²। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही थी तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ mv² थी। लेकिन जो वस्तु रोटेट करेगी, जो वहीं की वहीं घूम रही है, तो उसके पास में होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई बच्चा बताएगा किस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? जब भी आपको रोटेशनल पे आना हो तो उसी चीज के आप सबसे पहले से, मुझे एंगुलर मोमेंटम पढ़ना था तो मैं पहले लीनियर मोमेंटम पे गया कि अगर कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चलेगी तो लीनियर मोमेंटम है, फिर वहां से मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, वी की जगह ओमेगा, एम की जगह आई। ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करो भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर इसका मास एम हो रही है, वी वेलोसिटी से सीधी रेखा में जा रहा हो, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मुझे पता हाफ mv² है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना मेरे पास आसान हो जाएगा। हाफ एम को हम किससे रिप्लेस करते हैं, आई से, और वी को रिप्लेस किससे करते हैं हम, ओमेगा से। तो यहाँ पे आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वी स्पीड है तो एंगुलर स्पीड हो गई, और स्पीड का ही वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड है और ये क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी बस आपको एम से तुरंत कहां पहुंच जाओ, जहां पर भी एम दिखे हम सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, आई पर, और जहां वी दिखे उसके पहुंच जाएंगे हम ओमेगा पर। दूसरा ये बेटा है हमारे पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के पास जो केवल रोटेट कर रही हो। पर कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि बॉडी रोटेट भी कर रही हो और आगे भी बढ़ रही हो। आप जैसे गोला ले लो, जैसे आप फुटबॉल ही लो, देखो कई बार फुटबॉल ऐसे भी तो चलती है ना, या कोई गोला ले लो, वो गोला ऐसे रोटेट भी कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है, रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, होता ना ऐसे भाई। जैसे मान लो एक तो हो गया कि आपने कोई एक ऐसे पत्थर रखा, वो पत्थर स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास तो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आगे फिसल रहा हो। जो लट्टू की तरह वहीं के वहीं घूम रहा हो तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो रोटेट भी कर रहा हो और आगे भी बढ़ रहा हो तो दोनों ही एनर्जी होंगी उसके पास। तो जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ये दोनों काम कर रहा है आगे, ये ऐसे। आप जैसे ना, आप अपनी साइकिल का टायर देखो, आपकी जो साइकिल जब आगे बढ़ती है, ऐसे टायर आपके फिसलते थोड़े ना आगे जाते हैं। आपकी साइकिल जो है उसके वो ऐसे रोटेट भी कर रही है, जो बीच में जो एक्सल लगा हुआ है जहां पे जिससे स्पोक कनेक्ट है, तो उस एक्सिस के अबाउट आपके साइकिल के टायर रोटेट भी कर रहे होते हैं और आगे भी बढ़ रहे होते हैं। यानी आपकी जब साइकिल आगे की तरफ बढ़ रही होगी तो वो एक काम कर रही है, एक तो अगर इसका आप यहाँ पे, इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी तो है ही भाई, पहले आपका ये टायर का सेंटर यहाँ पे था, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यानी इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, और ये घूम भी रहा तो उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो यानी इसके पास तो दोनों ही एनर्जी होंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट के पास केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो। अगर वहीं के वहीं लट्टू की तरह कोई चीज घूमेगी तो केवल उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई वस्तु केवल स्लाइड करेगी, फिसलेगी, तो केवल ट्रांसलेशनल ही होगी। लेकिन जो वस्तु साइकिल के टायर या गाड़ी के टायर या मोटरसाइकिल के टायर की तरह रोटेट भी कर रही होगी और आगे भी बढ़ रही होगी तो दोनों एनर्जी होंगी।
तो उसके पास आ जाएंगी दोनों एनर्जी। तो यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों आएगी। तो ट्रांसलेशनल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कौन सी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो जो भी बॉडी रोटेट करते हुए आगे जा रही है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। अगर सॉलिड स्फीयर ठोस गोला आगे बढ़ रहा है तो आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर कर देंगे, खोखला गोला होगा तो 2/3 mr स्क्वायर कर देंगे, सिलेंडर होगा तो mr स्क्वायर, ठोस सिलेंडर होगा तो mr स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी बॉडी रोटेट कर रही है उसी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अच्छा, दूसरा, इस लीनियर स्पीड में और इस एंगुलर स्पीड में एक रिलेशन भी याद रखेंगे आप, ये v और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये याद रखेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन यहां पूछना चाहूंगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या आप थोड़ा थोड़ा सा इस बात में बढ़ रहे हैं क्या? भाई ये चीज बिल्कुल अलग है, यहाँ पे कोई पत्थर रखा है, धक्का मारा और फिसल के आगे जा रहा है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया। एक चीज वहीं की वहीं रोटेट कर रही है, तो कोई वस्तु जब रोटेट करेगी ऐसे तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब वस्तु रोटेट करेगी तो उसमें क्या देखेंगे, अभी यहां पर थी, अब इसने यहां से यहां बढ़ गई तो कितना एंगल, इसने जितना बड़ा एंगल वो सेंटर पे चलेगी, तो यानी कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो रोटेट कर रही वस्तु के पास होती है एंगुलर वेलोसिटी जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है, कोणीय विस्थापन बटे समय के बराबर है। कोई वस्तु स्लाइड कर रही है तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, रोटेट कर रही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो दोनों ही काम कर रही है उसके पास दोनों एनर्जी का सम होगा। अच्छा, कोई वस्तु के पास अगर लीनियर मोमेंटम होगा तो मास इनटू वेलोसिटी, अगर सीधी रेखा में चल रही होगी जो वस्तु घूम रही होगी उसके पास में होगा एंगुलर मोमेंटम। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उस बॉडी के पास ज्यादा होगा जिसका मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया लेकिन डिस्क का कम आया, ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 कम आया, होलो का 2/3 ज्यादा आया, है ना। तो आप ये समझ रहे हैं। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने बच्चों को कराए थे क्लास में, एक दिन मैंने यूट्यूब पर वो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, किसमें है ये, देखता हूं शायद इसमें हो। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो कितना आसान आया। ये कह रहा है कि द एक्सप्रेशन आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 रिप्रेजेंट रोटेशनल। तो ये कह रहा है कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ये किसे रिप्रेजेंट करता है? तो एक लिख रहा है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, ये रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम को, ये बोल रहा है कि टॉर्क को, पावर को। तो अभी आपको बता मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इसे लीनियर वाले केस से कंपेयर करें तो आई के जगह रिप्लेस कर दो एम से, ओमेगा रिप्लेस कर दो वी से, तो किसका फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है रोटेशनल का। तो ए आंसर बन जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आप इजिली कर सकते हैं इस चीज को। अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे मैं इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। तो क्वेश्चन ये आ गया, ये करो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन का नंबर भी लिखना साथ में, है ना। निहित, पुष्पांजलि सब करो। नमस्ते भांसो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ए थिन डिस्क एंड ए थिन रिंग बोथ हैव मास m एंड रेडियस r, बोथ रोटेट अबाउट एक्सिस थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड आर परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द रिंग हैज हाई काइनेटिक एनर्जी, द डिस्क हैज हाई काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा दोनों रोटेट कर रहे हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से, तो अगर दोनों रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे से कह रहा है कि एक जो थिन रिंग है और थिन डिस्क है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों की बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है। ये हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसकी होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि थिन डिस्क और थिन रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका होता है, रिंग का।
एम आर स्क्वायर है, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसका ए ऑप्शन बनेगा। भाई आप एक बात समझो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, कोई वस्तु जब रोटेट करती है, कोई वस्तु अगर घूर्णन गति करती है तो रोटेट कर रही वस्तु के पास होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों कह रहा है कि दोनों की दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा है, आपको पता है रिंग का है एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जिसका ज्यादा होगा आई, उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो उसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ये करना है क्वेश्चन, ये करो, देखते हैं कौन धुरंधर करेगा इसे। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी इज, कह रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको एक रोलिंग सॉलिड स्फीयर की, जो रोल कर रहा है, रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसकी उसने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी दे दी। तो कह रहा है कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो एक रोलिंग सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है ना, तो और इसकी आपको वेलोसिटी दे रखी इसने कि जो इसकी ट्रांसलेशनल यानी कि लीनियर वेलोसिटी अगर इसकी वी हो तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी आपको बताना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज रोल करते हुए आगे बढ़ रही है, कोई वस्तु अगर रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उसके पास में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगी। तो दोनों को जोड़ दो। सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा तो आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर रख दो। ओमेगा और वी में रिलेशन बता रखा है, तो सोल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 सब करेंगे। कुछ आंसर मेरे पास में आने लगे हैं। चलो इतना समय काफी था भाई इस क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा चलो ठीक है टाइम कैलकुलेशन लगेगी इसमें, और आप बहुत फास्ट भी कर सकते हैं इसे। देखो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है टोटल, तो कैसे आएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रांसलेशनल होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जो हमारा रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, सोलिड सिलेंडर, तो उसका सोलिड स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर होता है इसका, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अगर आप यहां देखें ऑप्शन में उसने ओमेगा का जिक्र नहीं कर रखा है, तो यानी ओमेगा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि वी इजगल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इजगल टू हो जाएगा वी बाई आर, तो यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर
2 से 2 कट गया, 1/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो हमारे पास क्या बचा, एम वी स्क्वायर को ले लो कॉमन, अंदर आएगा 1/2 प्लस 1/5, सोल्व कर लेंगे 5 जो 7/10, 7/10 एम वी स्क्वायर। ये मैंने जानबूझ के आपको ज्यादा समय दिया था इसमें, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई पेपर में आ चुका है कि, और वो सॉलिड स्फीयर का ही केस लेता है। हालांकि जरूरी नहीं कि आप रट्टा मार लो 7/10 की टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का सम 7/10 एम वी स्क्वायर, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि यहाँ पे उसने सॉलिड स्फीयर कहा। कल को अगर पेपर में कह देगा एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है तो उसका बताओ, तो उसका लगाएगा। तो अगर एक सॉलिड स्फीयर हो, एक ठोस गोला हो, अगर वो रोल कर रहा हो, यानी रोटेट करते करते आगे की तरफ बढ़ रहा हो, रोलिंग कर रहा, सिलेंडर नहीं होता सॉलिड सिलेंडर घर में जैसे गैस वाला, वो आपने देखा हो कैसे नहीं, कई बार छोड़ देते उसे सड़क पे तो वो रोल करते करते आगे बढ़ता है। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, उसकी जब मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो टोटल जो एनर्जी आएगी उसकी वो आएगी 7/10 एम वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाया, ये मुझे पता ही है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, ओमेगा की वैल्यू मैंने इस वाले रिलेशन से निकाल कर रख दी, बस कैलकुलेशन थी। अब ये बात चलो ठीक है, अगर आपने पहली बार में नहीं किया है तो इस बार कर दो, एक मौका आपको और मिल रहा है। ये क्या कह रहा है से, ए सॉलिड स्फीयर है, फिर से ठोस गोला, इज इन रोलिंग मोशन, रोल कर रहा नहीं कि रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, इन रोलिंग मोशन ए बॉडी पोजेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर। ये खुद कह रहा है कि जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आगे भी बढ़ रही होती है बॉडी, और रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो कह रहा है कि आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इन दोनों का काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, ये निकालना। करा भाई आपने, कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं, मनोज, प्रिंस, पुष्पांजलि, संजू ने कुछ पहले आंसर दे रखे हैं, कुछ ने इस क्वेश्चन का भी दिया। चलो देखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना तो बच्चों का काम है, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर है, और ये नीचे वाली क्या है बेटा, ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर, और ये रोटेशनल क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, ये जो नीचे वाली है ना हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो भी आपने पीछे से याद की है, ये टोटल जो आपने निकाली है ना, ये ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जब सब सोल्व कर लेना झुका तो ऐसे ही, तो 7/10 एम वी स्क्वायर आ जाएगी। तो नीचे वाला तो हमें पता ही है क्या आएगा, 7/10 एम वी स्क्वायर, और ऊपर वाली क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ इससे ये कट गया, 10 जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14 नीचे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी क्या आएगा 5:7। तो 5:7 यानी कि बी करेक्ट आंसर आएगा।
ये नहीं कि पिछले ऑप्शन से चिपका दो ए ऑप्शन कहीं। मनोज ने ठीक किया ये। फिर बाकी बच्चे आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? और आपको क्या अलग बताना पड़ेगा इसमें? क्या ऐसा मैंने रॉकेट साइंस बता दिया आपको? गुड मॉर्निंग करने वाले को तो लाइन लग जाती है, मेरा नाम नहीं ले रहे हो, मेरा नाम ले दो, मेरे पिताजी साथ में देख रहे हैं उनका नाम भी ले दो। क्वेश्चन एक पूछ लो तो तुम सबको सांप सूंघ जाता है। क्यों? वजह यह है कि हाथ में पेन ही नहीं है। पेन हो तो ट्राई भी करें। अब मोबाइल चला के बैठे हैं, अब कौन जाए रूम तक, कौन रफ कॉपी लेके आए, कौन पेन ले? ऐसे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे बताने के बाद बताए जाओ आप सब लोग, क्या मतलब? कोई फायदा नहीं है भाई अब तो। अभी इसमें कुछ नहीं था। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम आपसे हमने पूछा था सॉलिड स्फीयर के केस में ही, तो वो हमने पढ़ा ही है 7/10 mv²। और यहाँ पे बस ऊपर क्या है, जब रेशो पूछ रहा है तो ऊपर है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये ½ mv² है। सोल्व कर लो, आ गया आंसर। लेकिन पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? यही तो समस्या है आप लोगों के साथ में। एक क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज IEL रेस्पेक्टिवली। तो इनके बीच में क्या संबंध है? किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, घूर्णी गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग क्रमशः IE और L है। तो इनमें आपको संबंध बताना क्या है? करो ये। मनीष भाई की देखो गुड मॉर्निंग हो रही है, 12:03 पे ना, पौन घंटे क्लास हो गए चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई सभी ट्राई। एक बार ना अरेंज करना थोड़ा सा रह जाता है ना चीजें, तो आप क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन पूछ रहा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ½ I ω² होती है। पर इसने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए कहा कि सिंबल ई का यूज करो, यानी ई कितना हो गया यहाँ पे, ½ I ω²। तो इनमें ये रिलेशन है। लेकिन जैसे हमने ऑप्शन की तरफ देखा, तो ऑप्शन में हमें ओमेगा तो दिख ही नहीं रहा है, हमें आई दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। एल भी दिख रहा है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला बताया था, L = I ω होता है। तो अगर मैं यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो L/I आ जाएगा। यहां पुट कर दो, E = ½ I ω² की जगह आ जाएगा L² / I²। तो आई से आई कट गया, तो E = आ जाएगा 1/2 L² / I। तो L² आ जाएगा 2EI। तो L की वैल्यू आ जाएगी √2EI। L की वैल्यू आ जाएगी √2EI। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो गया। एक ये वाला और क्वेश्चन कर दो, करना बेटा ट्राई। अगर आप इसे कर पाए तो बढ़िया, मजा आ जाएगा। सचिन, एमओ, मनीष, पुष्पांजलि, ये सब करो।
देखो, चलो देखते कौन धुरंधर थोड़ा सा कर पाया। इसने कहा कंसिडर ए सॉलिड सिलेंडर। देखो सॉलिड सिलेंडर है, कहीं तुम स्पेयर में गुम रहो कि यार स्पेयर के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए सर ने, तो स्पेयर ही चल रहा हो। कंसिडर सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है फ्रॉम ए हाइट h, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेज द बॉटम इज। यहां देखना, ये हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है और ये इस पर रोल करते करते नीचे की तरफ आ रहा है, रोल करते हुए, है ना, ऐसे। तो कह रहा है कि जैसे यहां पे पहुंचेगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ये आपसे पूछ रहा है, और कितनी हाइट पे है, h हाइट पे। तो आप सभी को पता है कि जब ये सिलेंडर जो है सॉलिड सिलेंडर जब यहाँ टॉप पर रखा था जमीन से h हाइट ऊपर, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगी। जब कोई चीज जमीन से कुछ हाइट ऊपर होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये रोल करते करते नीचे की तरफ आएगा तो जमीन पे आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। तो सारी एनर्जी कहां चली गई, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। जब भागते हुए नीचे की तरफ आ रहा तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो यानी कि जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कम हुई है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई होगी। हम पढ़ते हैं ना कि ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। अगर एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी बढ़ गई होगी, यानी जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जब इतनी हाइट ऊपर था ये mgh, सिलेंडर का मास m ही दे रखा है, ये h हाइट ऊपर है। जब ये रोल करते हुए नीचे आएगा तो उसके पास होंगी दो काइनेटिक एनर्जी, एक होगी ट्रांसलेशनल और एक कौन सी होगी, रोटेशनल। अब सोल्व कर लो इसे। अब जो हमारे से कह रहा है ये क्वेश्चन में, मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, mgh इजगल टू हाफ mv स्क्वायर हाफ। सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आज ही लिखवाया आपको, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, ये है ओमेगा स्क्वायर। तो हर जगह m कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो, है ना। तो ये gh इजगल टू हो गया हाफ v स्क्वायर 1/4 आर स्क्वायर। ओमेगा की जगह आ जाएगा v इजगल टू आर ओमेगा, से ओमेगा की जगह आ जाएगा v बाई आर, तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इसे सोल्व कर लो इधर। तो gh किसके बराबर आ गया, हाफ v स्क्वायर प्लस 1/4 v स्क्वायर के। तो वी स्क्वायर ले लो कॉमन, 1/2 प्लस 1/4, सोल्व करेंगे 6/8, 6/8 यानी कि 3/4 वी स्क्वायर GH। तो V की वैल्यू आ जाएगी √4/3 GH। इन्हें कुल मिला के आपको ये समझना है कि भाई जब भी कोई वस्तु रोल कर रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बस ध्यान रखना है कि उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम बनेगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज रोल करते हुए नीचे आएगी तो जितनी उसकी पोटेंशियल घटेगी वो काइनेटिक में बदल तो जाएगी, पर यहाँ सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि mgh बराबर कर दिया आपने वहां पे सीधे हाफ mv स्क्वायर के, है ना। तो जो मनोज का इसका आंसर है बिल्कुल ठीक आया ये। अरे सबको बातें क्लियर हो रही है ना ये, और इसमें इतना घबराने की भी जरूरत भी नहीं है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं दोबारा अगर एक बार बताऊं आपको। मैंने कहा कि भाई कोई वस्तु जो है अगर इसका मास m है और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। अगर कोई वस्तु वहीं की वहीं रोटेट कर रही है, लट्टू की तरह वहीं की वहीं रोटेट कर रही है, तो उसके पास में होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस आपको देखना यह है कि वस्तु कौन सी रोटेट कर रही है, सॉलिड सिलेंडर है कि सॉलिड स्फीयर है कि रिंग है कि डिस्क है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। लेकिन जो वस्तु रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही हो, जो रोल कर रही हो, तो उसके पास होंगी दोनों एनर्जी। तो उसके पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों के बराबर आएगी। तो वहां पर भी आप जो रोटेट कर रही है उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। और v और ओमेगा में रिलेशन याद रखना है कि v इक्वल टू होता आर ओमेगा। एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखने के लिए बोला है। और 2, 4 के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कराए।
आई होप कि आप सिलेंडर का याद कर चुके होंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू, सोलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई टू है। अगर सोलिड सिलेंडर है, सोलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर है। होलो में 2/3 आ जाता है एम आर स्क्वायर। खाली रिंग है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू। ये 4-5 बातें बताइए, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना। एक ये वाला बताओ, देखता हूं कितना आप नोट्स बना रहे हैं, कितना आपको ध्यान है। ये तो सब कर ही देना, ये तो केवल करो ये वाला। ये तो देखो मनोज प्रिंस, इसमें भी 5-7 बच्चों को आंसर आया, बताओ। ये तो रटना था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन रोड का है, अगर मास एम है, लेंथ एल है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आपको बताया था मैंने, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। यहाँ देखो, आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने बताए थे, उसमें बताया था ना कि अगर एक रोड है, इसकी लंबाई जो है वो अगर एल है, तो इसके मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। बीच में हमने कहीं सोलिड स्पेयर का यूज किया है, तो जहां भी हमने सोलिड स्पेयर का यूज किया है तो वहां पे हमने 2/5 एम आर स्क्वायर ही रखा। अभी हमने क्वेश्चन लिया था सोलिड सिलेंडर का, वहां एम आर स्क्वायर बाई 2 ही रखा। एक हमने रिंग और डिस्क में कंपेयर किया था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो अगर ये दोनों सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होंगी तो वहां पे हमने कुछ बातें बताई थी आपको कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये देखो प्रिंस, निहित, एमओ, निहित, संजू, इस क्वेश्चन का आंसर भी गिने चुने बच्चों ने दिया, जो बिल्कुल याद ही करना था, है ना। अरे कुछ हल्का 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 सा थोड़ा थोड़ा सा माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम ना ये जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये ज्यादा हम रोजमर्रा में ज्यादा भी सुनते भी हैं और साइंस पढ़ते हुए भी हम ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन रोटेशनल वाले पे जाते हुए थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उसका हम उतना जिक्र नहीं करते, क्योंकि 10 तक आपने साइंस पढ़ी है, तो 10 तक के साइंस में रोटेशनल मोशन नहीं है, इसका हम ज्यादा जिक्र करते हैं 11th क्लास में, इसलिए बच्चा कई बार कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। इसलिए बहुत आराम से बता रहा था मैं, इसलिए आपके लट्टू रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम वहीं के वहीं है, तो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन वहीं के वहीं रोटेट कर रहा है, तो भी उसके पास एक एनर्जी है, वो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने क्या बोला कि जैसे कोई वस्तु जैसे बिल्कुल सेम, जैसे चलने और रुकने का विरोध करे तो मास, मास क्या, इनर्शिया, ऐसे घूमने का या घूमते और रुकने का विरोध करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। कोई बॉडी की टेंडेंसी होती है, तो वो हमने बोला कि उसे हम आई से लिखेंगे। अब दिक्कत क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का अलग अलग है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। भाई रिंग में सारा मास इधर है, रोड में सारा मास ऐसे फैला हुआ है, मान लो उतना ही मास रोड का है, उतना ही रिंग का है, उतना ही डिस्क का है, उतना ही सिलेंडर का है, उतना ही होलो स्फीयर का है, तो सब में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से है, तो इसलिए सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएगा। हाँ, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, उससे जितना दूर मास होगा, जितना दूरी मास की होगी, उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। उस बॉडी को रोटेट कराना है, रोटेट करते को रोकना उतना ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक काम हम और करेंगे, एक मैंने आपको एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखवाया था, होता है एम आर स्क्वायर। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा हो v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से, ठीक, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा हो r रेडियस के सर्कल में, अगर ये पार्टिकल एक सीधी रेखा में ही चल रहा होता, सीधी रेखा में ही, तो उसके पास तो केवल लीनियर मोमेंटम ही होता, लेकिन ये तो r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो उसके पास होगा एंगुलर मोमेंटम। तो जो किसी पार्टिकल का अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का,
आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब देखो, अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी। ये हमारा मान लो कि आगे की तरफ बढ़ा लो, ये हमारा आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो हमारा ये वी और जो रेडियस है आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। जब मैंने आपको बताया था कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर खोलते हैं तो ए बी साइन थीटा बनता है ना, ए बी साइन थीटा बनेगा। अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये आर और पी तो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो मैं इसे खोलूंगा तो बनेगा आर पी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है 90, तो साइन 90 होता है 1, तो क्या बन जाएगा आर पी, और पी की वैल्यू होती है एम वी। यानी कि अगर मैं इसे खोल के लिखूंगा तो एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा एम वी आर। तो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो आर रेडियस के सर्कल पर चक्कर लगा रहा है तो एम वी आर हो जाता है। यानी कि मैंने इसलिए लिखा है आपको, अगर पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है, कण की बात करूं, पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम वी, लेकिन एक कण अगर आर रेडियस के सर्कल पर चक्कर काट रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एम वी आर। एम वी आर बन जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या इसी चीज को अगर आप एंगुलर स्पीड की फॉर्म में लिखना चाहो तो वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो अगर वी की जगह मैं आर ओमेगा पुट करूंगा तो हो जाएगा यहाँ पे एम आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो दोनों चीज कर सकते हैं आप। ठीक, तो एक लीनियर मोमेंटम का कई बार ये फॉर्मूला भी आ जाता है कि आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये किसका फॉर्मूला है। तो आर यहाँ पे रेडियस वेक्टर है, रेडियस को आगे की तरफ बढ़ाओ तो रेडियस की डायरेक्शन ही बनेगी, और मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा, जिधर वेलोसिटी उधर ही मोमेंटम। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर यानी कि आर पी साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी आ गया हमारे पास। एक तो बेसिक फॉर्मूला है आई ओमेगा, लेकिन जो पार्टिकल चक्कर काट रहा है एक आर रेडियस के सर्कल पे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एम वी आर या एम आर स्क्वायर ओमेगा दोनों याद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब कल की क्लास खोल लो एक बार आप, मैं आपके सामने कल की क्लास निकालता हूं। कल 16 जनवरी थी ना। अगर हम कल की क्लास में एक चीज देखें, जब मैं आपको ये केपलर का सेकंड लॉ पढ़ा रहा था, तो केपलर का जो सेकंड लॉ आया था वो आया था हमारे पास में डी ए बाई डी टी इजगल टू 1 बाई आर स्क्वायर ओमेगा, है ना। तो डी ए बाई डी टी इजगल टू 1 बाई आर स्क्वायर ओमेगा आया था, ये 1 बाई 2 आर स्क्वायर ओमेगा। यानी कि जो प्लेनेट सूर्य के चक्कर काट रहा था, ये मान लो सन है यहाँ पे, और ये प्लेनेट चक्कर काट रहा है सूर्य के, ये ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहा है। ये प्लेनेट अभी यहाँ था, घूम के यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ, ये प्लेनेट सूर्य के चक्कर काट रहा है। तो बेटा जब प्लेनेट जब सूर्य के चक्कर काट रहा होगा तो प्लेनेट सूर्य से तो बहुत दूर है भाई, सूर्य यहाँ, धरती 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। तो मैं धरती जब घूम रही है, कोई प्लेनेट सूर्य के चक्कर काट रहा था, आप उसे कण एक पार्टिकल मान सकते हैं। और हमें पता है कि किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो मैं इस आर स्क्वायर ओमेगा की जगह अगर यहाँ पे पुट कर दूं एल बाई एम, यहाँ पे एल बाई एम पुट कर दो, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 बाई 2 आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा एल बाई एम। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m डी ए बाई डी टी। अब याद करो भाई, जो प्लेनेट सूर्य के चक्कर काट रहा है उसका मास तो कांस्टेंट है। हमने कल पढ़ा कि उसकी एरियल वेलोसिटी डी बाई डी टी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। यानी कि जो प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और इसलिए मैंने कल आपको लिखवाया था कि जो केपलर का सेकंड लॉ है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो केपलर का सेकंड लॉ से यही पता चलता है कि जो प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, इनका एंगुलर मोमेंटम, इनका कोणीय संवेग, घूमते समय जो इनका कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, इनका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। वो हमें पता क्या चला भाई, एरियल वेलोसिटी तक तो मैंने कल आपको प्रूफ कर ही दिया था कि एरियल वेलोसिटी है डी ए बाई डी टी इजगल टू 1 बाई 2 आर स्क्वायर ओमेगा। तो जो एरियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी टी है हाफ आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर। और हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पार्टिकल का वो एम आर स्क्वायर ओमेगा है। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर ओमेगा निकालूंगा तो एल बाई एम आएगा, तो एल बाई एम मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहां से एल निकालूंगा तो 2m डी ए बाई डी टी आएगा। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, घूमते प्लेनेट का दो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही, तो पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट है। तो इसलिए यहां से बोला था मैंने आपको। तो अब जाके जो मैंने कल एक लाइन आपको बोली थी उसके लिए मुझे इतनी कहानी सुनानी पड़ी थी। तो बाकी मैं कल आऊंगा क्लास में एक बार जब, तो फिर दोबारा से एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे ताकि एक बार आप पहले से पढ़ लेना। फिर उसके बाद मैं एक टॉर्क बताऊंगा बल आघूर्ण, और फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे हम दोबारा जाएंगे, और फिर 3-4 क्वेश्चन हम आज वाली पीडीएफ के और करेंगे।
फिर जाके हम केपलर के थर्ड लॉ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो केपलर सेकंड लॉ के साथ में रोटेशनल वाले मोशन को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो केपलर का फर्स्ट सेकंड लॉ जो था ना, ये इसे मैं आज की पीडीएफ में भी छोड़ देता हूँ। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ एक बार, तब तक आपके लिए पीडीएफ हम सेव कर लेते हैं। आगे बात समझ में? हम्म, ये हेड ऑपरेटर के सिलेबस में स्पेशली लिख रखा है उन्होंने, रोटेशनल मोशन। तो मैं आगे चलो इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा आपको। रोटेशनल मोशन से एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो मैं आपको कल बताऊंगा, या तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपसे कुछ बॉडी का डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है, या जो मैंने सॉलिड स्फीयर का जो पूछा था ना रेशियो वाला क्वेश्चन, वो भी कई पेपर में आ चुका है। और सॉलिड स्फीयर का एक क्वेश्चन और पूछा था कि टोटल उसकी एनर्जी क्या बनेगी, 7/10 mv² करके आया था ना कुछ आंसर, वो वाला। यस, 7/10 था कि 10/7 जो भी था, तो वो वाले जो है वो बढ़िया है, 7/10 था, तो वो वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाकी एक बार आप खुद पढ़ के आना, ये जो मैंने आज क्लास पढ़ाई है, फिर हम कल से जब दोबारा डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।